अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं आपके फिजिक्स के ऑब्जेक्ट्स को। बट पहले फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें समझा दूं। हमारे पास फिजिक्स के अंदर CIE में ओ लेवल में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जी IGCSE और एक होता है GCE। ये दो जी अहम पार्ट्स हैं। आप लोग जो कर रहे हो वो कर रहे हो GCE, जिसको हम सिंपली ओ लेवल भी कहते हैं। जी अब इसका कोड होता है, वो होता है 5054। जो IGCSE है उसके फिजिक्स का कोड है 0625। ये दो अलग अलग कोड्स हैं। अब जो IGCSE करता है वो हमारे पास पेपर देता है, पेपर 2, पेपर 4 और पेपर 6। ये तीन पेपर वो ओ लेवल के लिए क्रिएट करता है और देता है। जो GCE करते हैं वो देते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4। ये तीन पेपर आप यानी GCE वाले ओ लेवल वाले देते हैं और यही तीन पेपर आपके IGCSE वाले। लेकिन पेपर में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल का टोटल पेपर ही डिफरेंट आता है, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज है। ये जो पेपर 1 है ये MCQs होता है हमारे पास। ये पेपर 2 जो है यहाँ पर ये MCQs होता है आपके पास। पेपर 2 जो है ये हमारे पास थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर 4 यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन। पेपर 4 जो है यहाँ पर ATP होता है, ऑल्टरनेट टू द प्रैक्टिकल। और यहाँ पेपर 6 जो होता है ये ATP होता है आपके पास, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जी आपका जो पेपर 1 होता है वही उनका पेपर 2 होता है, नहीं। बहुत से MCQ सिमिलर भी होते हैं लेकिन बहुत से चेंज भी होते हैं, ठीक हो गया। तो क्योंकि हम 5054 की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ 5054 पे चलेंगे कि 5054 क्या कह रहा है हमसे। 5054 5054 हमारे पास बेसिकली तीन पेपर इंट्रोड्यूस कर रहा है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4। अच्छा, अगर कोई पेपर 3 देना चाहे तो भी दे सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल होता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस कि आपका स्कूल आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत से स्कूल्स पेपर 3 अलाउ ही नहीं करते, वो जी पेपर को ऑफर ही नहीं करते, पेपर 4 डायरेक्ट करते हैं। मैक्सिमम स्कूल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप पेपर 3 के लिए अप्लाई करना चाहो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मोस्टली हम जो है वो पेपर 4 के लिए अप्लाई करते हैं, ATP के लिए, कि ऑल्टरनेट टू द प्रैक्टिकल हो। अच्छा, ये जो पेपर 1 है ना, ये थोड़ा सा समझो इसको। पेपर 1 में हमारे पास 1 आवर होता है। ये आपके ओ लेवल के लिए होता है। IGCSE वालों के पास 40 मिनट होते हैं, 45 मिनट। आप लोगों के लिए 41 आवर होता है आप लोगों के पास, ठीक है। ये अभी आगे शायद ये भी चेंज कर दिया जाए, लेकिन अभी तक 1 आवर है। अब इस 1 आवर में जी आपके पास 40 MCQs होते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक MCQ का 1 मार्क होता है आपके पास, ठीक है। हर एक MCQ का 1 मार्क होता है आपके पास, और तमाम के तमाम MCQs अटेम्प्ट करने होते हैं आपने। जी अच्छा, अब हर एक MCQs में A B C और D ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें आपको एक अलग से पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर यूं पूरा पेज बना होता है पूरा, उसको हम कहते हैं आंसर शीट। उसमें यहाँ लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1, उसके सामने 4 बॉक्सेस बने होते हैं। उसमें लिखा होता है ABCD। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सामने भी 4 बॉक्सेस बने ABCD, ठीक है बेटा।
अब आपने पेपर के अंदर, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आपने इस पेपर के ऊपर जो बी ऑप्शन होता है उसको शेड करना होता है। जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है, तो हम यहाँ पर डी को शेड करते हैं। अच्छा, ये जो शेडिंग होती है ना, ये पेंसिल से की जाती है, ताकि लेट सपोज अल्लाह ना करे कोई आपकी मिस्टेक होगी और आपको दोबारा याद आ गया तो आप उसको करेक्ट कर सको। इसमें अगर डबल टिकिंग हो जाती है, मीन एक ही क्वेश्चन में दो शेड हो जाते हैं या दो शेड नजर आ जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया जाता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको पेंसिल से शेड किया जाता है कि कहीं हमें कोई डाउट हो तो हम उसको रब करके दूसरा कर सकें। ठीक हो गया? जी। अच्छा, अब अगर आप लेट सपोज अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, लेकिन पेपर के ऊपर, इस शीट के ऊपर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। यानी इस पेपर के ऊपर आप जहां क्वेश्चन लिखे हैं जी। वहां ABC को क्लिक करने से कोई फायदा नहीं है। आपका जो आंसर शीट दी गई है, उस शीट के ऊपर आपके आंसर्स आने चाहिए ABCD। अगर उस शीट के ऊपर नहीं है तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्लियर होगी बात? जी। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो मेन पार्ट आता है वो क्या आता है? वो ये आता है कि जी पेपर 1 तो चलो अटेम्प्ट हो गया, पेपर 2, पहले पेपर 2 में बड़ी कंफ्यूजिंग थी। पहले पेपर 2 में आते थे दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर एक चॉइस होती थी, आप चॉइस क्वेश्चन ले सकते थे। बट अब आपका पेपर 2 जो है वो चेंज हुआ इस साल से, यानी चेंज आएगा। वो क्या आएगा? वो आएगा 1 आवर एंड 45 मिनट का है। अब 1 आवर एंड 45 मिनट का है, लेकिन इसमें कोई चॉइस नहीं है। पहले ये होता था 70 का, अब आता है 80 का। टोटल मार्क्स इसके होते हैं 80, और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। मीन आपके तकरीबन तकरीबन 11 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, या 8-9 भी हो सकते हैं, लेकिन 8-9 के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी आपके पास मिनिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10 क्वेश्चंस तक आएंगे। उन 10 के 10 को अटेम्प्ट करना होता है। तमाम क्वेश्चन की मार्किंग अलग अलग होती है, उसके सामने लिखे होते हैं कि जी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें के पास चॉइस खत्म हो गई है। आपने 80 मार्क्स को अटेम्प्ट करना है, और 1 आवर एंड 40 मिनट्स होते हैं, और तमाम जितने टॉपिक्स आपके पास हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब आ जाओ पेपर 4 के ऊपर। अब पेपर 4 जो होता है, पहले आता था 30 मार्क्स का, अब होता है 40 मार्क्स। और पेपर 4 सर, हमारा पेपर 4 तक होता है। पेपर 4 जो होता है ना बेटा, होना तो ये चाहिए कि पेपर 4 9 से स्टार्ट किया जाए, ठीक जी। है। बट ज्यादातर स्कूल ये करते हैं कि 10 में पेपर 4 लिया जाता है उनसे। और एनुअल पेपर में आपके CIE पेपर होगा तो वो तो पेपर 4 होगा, उसको हम कहते हैं ATP। उसके क्वेश्चन और पेपर 2 के क्वेश्चन लोग कहते हैं एक जैसे होते हैं, एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये ATP का मतलब होता है ऑल्टरनेट टू द प्रैक्टिकल। मतलब ये हो गया कि आपका क्वेश्चन जो होंगे वो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग होंगे। मीन आपसे कुछ कैलकुलेशन, कुछ रीडिंग्स, कुछ एवेल्युएशन, कुछ ग्राफ्स, इस तरह कुछ बनाने को कहा जाएगा। तो यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, और 4 से 5 के पूरे 4 से 5 ही करने पड़ते हैं, या 4 आएंगे या 5 आएंगे, और वो पूरे के पूरे करने पड़ते हैं। अब जब आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करोगे तो आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है।
ये टोटल जो वेटेज हो जाती है ना जी आपके पास, ये टोटल मार्क्स बन जाते हैं आपके पास 45। ठीक है, पहले होते थे आपके पास 45, अब जो है वो जी थोड़े से चेंज हो गए हैं। आपके पास मार्किंग जो है वो टोटली चेंज आ रही है, और उसकी बेस पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि पूरा पेपर होता है, पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आपके पास सिंपल में पूरे के पूरे पेपर के अंदर आपने जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन उन क्वेश्चंस को सब कैलकुलेट करते रहो। यानी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं उनको करते रहो, जो नहीं आ रहे उसको छोड़ते रहो, आगे चलते रहो। जब आप इस जी करते हो तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं अटेम्प्ट करते रहते हो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते रहो, छोड़ते रहो। उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। उसके ऊपर हम वेस्ट तब करते हैं जब मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, जो क्वेश्चन मुझे आ रहे होते हैं वो सारे अटेम्प्ट हो गए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं कि भाई जब अभी मेरा टाइम रह गया, अब जो क्वेश्चन रह गए हैं मुझे वो अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर मैं उनकी तरफ आता हूं। यानी पहले से मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जी मेरे पेपर जो हैं वो ये हो रहे हैं और वो हो रहे हैं, नहीं। ठीक है, जी तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं आपके मार्क्स। अब जो न्यू मार्किंग आई है, 80 ये हो गए, 40 ये हो गए, तो 120, और 40 ये हो गए, तो 160 की मार्किंग हो जाती है आपके पास। अब इसमें जो वेटेज होता है ना बेटा, वेटेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास P1 का जो वेटेज है वो 30% होता है। यानी इसमें आप जितने मार्क्स 40 में से लोगे वो 30% काउंट होंगे टोटल मार्किंग में। जो पेपर जी 4 है ये 20% मार्किंग में काउंटेबल होता है, यानी वेटेज इसकी 20% है। यानी ये 30 और 20 50 हो गया। ये जो आपके पास है पेपर 2, ये 50% पे काउंट होता है। ठीक है, जी मतलब ये हो गया कि लेट सपोज आपने सिर्फ P1 P2 दे दिया, तो जब दिया तो आपने ऑलरेडी 50% तो डाउन कर दी, 50% तो गई। अब लेट सपोज इसके हैं 80, आपने 100 आउट ऑफ 100 ले लिए, 80 आउट ऑफ 80 ले लिए पेपर 2 में। लेकिन आपके जब कैलकुलेट होंगे ना ग्रेडिंग में, तो इसको 40 लिखा जाएगा प्लस। अब आपने इसमें ले लिए 40 में से 40 ले लिए पेपर 1 में, तो ये 40 आउट ऑफ 40 नहीं लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे आपके जनाब 30%, 30 वेटेज के साथ। यानी ये लिखे जाएंगे 30 प्लस, फिर आपके पास यहां आ जाएगा ये 40, ये 40 के 40 ले लिए, तो इसका 20% लिखा जाएगा। यानी ये हो जाएंगे फिर आपके पास 20। तो अब ये कैलकुलेट करो तो ये टोटल आपका 900% बनता है। ठीक है बच्चा, जी तो बच्चा ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हुई बेटा आपको। जी अच्छा, ये वेटेज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। आप जब पेपर करते हो ना, जब हमारे पास पेपर करके आ जाते हैं स्कूल पे, तो इसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। स्कूल वाले जो है ना वो हमारी तरह बड़े लाइट बंदे होते हैं, बहुत ही ज्यादा टीचर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो जो मार्क्स आपने लिए होते हैं वही पुट करके बस बात खत्म। यानी आपका 100 नंबर का पेपर बना देते हैं, 100 में से जो परसेंटेज आ जाती है वो आपको दे देते हैं। बट सीआई में इस तरह नहीं होता बेटा। सीआई में आपकी वेटेज होती है, हर पेपर की अलग से वेटेज। जैसे पेपर 2 वेटेज 50%, 50% ये दी जाएगी आपको। यानी आप जितने मार्क्स लोगे उसका 50% आपको दिया जाएगा। इसी तरह आप एटीपी में जितने मार्क्स भी लोगे वो 20% काउंट होंगे। यानी आपके टोटल 100% के वो 20% काउंट होंगे। ठीक हो गया।
और आपके जनाब जो पेपर 1 लोगे वो 30% काउंट होगा। तो ये पूरा एड अप होके आपका ग्रेडिंग बनती है कि आपका ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ए प्लस है, क्या है आपके पास। ठीक है, तो ये जहन में रखना, जी ये चीजें आपने जब करनी है तो अपने पेपर को इस तरह अटेम्प्ट करना है कि पेपर 2 के ऊपर आपका और पेपर 1 के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। पेपर 4 जो है उसके ऊपर फोकस होता है, लेकिन इसमें जो आपके पास है ना वो कैलकुलेटेबल, मतलब ये कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हर एक बच्चे को पता होते हैं और हर एक टीचर उसके बारे में गाइडलाइन दे देता है कि जी आपके एटीपी में ये टॉपिक टच करके आप आओ। ठीक है, अब जैसे अगर एटीपी में आप मुझे कहोगे जी एटीपी में सर प्रेशर का चैप्टर क्वेश्चन आता है, तो मैं कहूंगा नहीं यार प्रेशर का चैप्टर का क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आएगा। अगर आप मुझे कहोगे जी मेजरमेंट आएगा, मैं कहूंगा 100% आएगा। आप मुझे कहो लाइट से आएगा तो मैं कहूंगा जी चांसेस हैं। आप मुझे कहो जी इलेक्ट्रिसिटी से, तो मैं कहूंगा 100% पॉसिबल है क्या है। तो इसी तरह आपके पेपर 2 में हम ये नहीं कह सकते। पेपर 2 में ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ आ रहा होता है। हाँ, एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जो हम अपने पास रखते हैं और वो हमारे पास यानी एक चॉइसेबल क्वेश्चंस आ सकता है उसका। अदरवाइज कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूं कि इसको हम छोड़ देंगे और हम ये नहीं करेंगे और हमारे पास हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो पूरे का पूरा सिलेबस हमें टच करना पड़ता है और पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। पेपर के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर हो गई। जी अब हम आते हैं आपके सिलेबस के ऊपर कि आपका जो सिलेबस है बेसिकली फिजिक्स का वो क्या है और कितना है। फिजिक्स हमारे पास जो हम सिलेबस करते हैं यानी 5054 का अगर हम सिलेबस देखेंगे तो 5054 में हमारे पास सबसे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि लास्ट ईयर हमारे पास कुछ एडिशंस हुई हैं। एडिशन का मतलब होता है कुछ नए टॉपिक्स आए हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों को बताया गया नहीं बताया गया, लेकिन जैसे अभी ग्रेड 11 वाले हैं जो अभी जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, उन्होंने वो फर्स्ट टाइम वो टॉपिक टच करके एग्जाम दिया, यानी उनका जो एग्जाम हुआ है ना वो न्यू सिलेबस में से हुआ है। उसमें जैसे अच्छा अब देखो, जैसे देखो फिजिक्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हमने ओ लेवल और ए लेवल में कौन कौन सी फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले हमें जो पहली फिजिक्स है वो है मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। ये पहली टाइप की फिजिक्स है जो हमने पढ़नी है। इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं वो बताता हूं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो अपने पास लिखो बेटा। इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। जी सर लिख लिया। उसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक इसमें होता है मोशन, जिसको हम काइनामेटिक्स का नाम भी देते हैं। जी उसके बाद इसमें टॉपिक होता है आपके पास मास, वेट एंड डेंसिटी। मास, वेट एंड डेंसिटी। जी उसके बाद इसमें टॉपिक होता है फोर्सेस, जिसको हम डायनामिक्स का नाम भी देते हैं। जी अब इसमें फोर्सेस में बहुत कुछ आता है, वो बाद में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें। फिर इसमें एक न्यू एडिशन जो आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम तो नहीं होगा, मीन अभी जो 11 ने एग्जाम दिया उनके लिए भी था और आने वाले दिनों में भी आएगा, वो है मोमेंटम।
जी लिख लिया। मोमेंटम के बाद टॉपिक आता है एनर्जी, वर्क एंड पावर। जी फिर आता है प्रेशर। अच्छा, फोर्सेस का जो है ना, फोर्सेस में मैंने आपसे कहा बहुत कुछ है, लोग इस फोर्सेस में एक और टॉपिक बना देते हैं, उसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, लेकिन वो फोर्सेस का ही टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखवाया। तो ये आज टॉपिक आपके आते हैं मोशन, फोर्स एंड एनर्जी की फिजिक्स में। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ फिजिक्स हमारे पास आती है थर्मल फिजिक्स। ये थर्मल फिजिक्स में से ये समझ लो आपके कोई क्वेश्चन आए ना आए, थर्मल फिजिक्स में से पूरे का पूरा एक क्वेश्चन मौजूद होता है आपके पूरे पेपर के अंदर। एमसीक्यूज में से भी 2, 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं, बल्कि 3 से 4 से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और पेपर 4 और 2 के अंदर 100% एक क्वेश्चन इंक्लूड होता है। अब थर्मल फिजिक्स में टॉपिक लिखो। थर्मल फिजिक्स में पहला टॉपिक हमारे पास आता है काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, लिख लिया। जी सेकंड नंबर टॉपिक आता है थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर। थर्ड टॉपिक इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। जी बेसिकली ये 3 टॉपिक्स है, बट इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। थर्मल फिजिक्स में हमने बेसिक इन चीजों को ही टच करना है। इसमें से भी पहले बहुत कुछ था, वो जैसे हीट कैपेसिटी और लैटेंट हीट, अब जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। उसमें जी हमें ये कहा गया कि जी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखना है, लैटेंट हीट को इग्नोर कर दिया गया, लैटेंट हीट निकाल दी गई है। इसी तरह साथ साथ में फिर आपको बताऊंगा कि इसमें हमने सब टॉपिक्स कौन से पढ़ने। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आती है वेव्स। वेव्स के अंदर पहला टॉपिक हमारा आता है जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। जी सेकंड टॉपिक आता है लाइट। जी थर्ड टॉपिक हमारे पास इसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जी उसके बाद आता है साउंड। जी 4 टॉपिक जो हैं ये आपके पास वेव्स में आते हैं। फोर्थ नंबर फिजिक्स हमारे पास जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या इसको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें जो चैप्टर इन्वॉल्व है उसको जरा गौर से और तरीके से लिखना अपने पास। जी टॉपिक नंबर 1 इसमें इन्वॉल्व होता है सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल मैग्नेटिज्म एंड जी मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड। जी उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। जी उसके बाद होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट। जी फिर होता है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी।
फिर आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जी। फिर होता है आपके पास यूज ऑफ यूज ऑफ ऑसिलोस्कोप। सर दोबारा रिपीट कर दें। सारे के सारे कि सिर्फ ये लास्ट वाला? नहीं सर, लास्ट वाला। यूजेस ऑफ एन ऑसिलोस्कोप, CRO इसको कहा जाता है। CRO एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती है, ठीक है। जी। तो यूज ऑफ ऑसिलोस्कोप, ये होगी आपके पास फोर्थ टाइप ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ फिजिक्स में आपके पास आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। जी। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहला होता है द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें होता है रेडियो एक्टिविटी। सेकंड टॉपिक होता है रेडियो एक्टिविटी। जी। इसके बाद नेक्स्ट एक टाइप ऑफ फिजिक्स है जिसका पहली बार इस साल पेपर हुआ है, उससे पहले उसके पास्ट पेपर नहीं हुए, मीन हमारे पास इंक्लूड नहीं था। इस 2020 में फर्स्ट टाइम उसका पेपर हुआ, 23 में। वो है स्पेस फिजिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अकॉर्डिंग आपका काम एएस में फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ए लेवल से। तो स्पेस फिजिक्स आपकी लास्ट टाइप ऑफ फिजिक्स है जो आपने उसमें GCE में पढ़नी पड़ती है। इसमें पहला जी। टॉपिक है अर्थ एंड सोलर सिस्टम। पहला टॉपिक इसमें होता है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। जी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्टार्स एंड द यूनिवर्स। जी। स्टार एंड द यूनिवर्स। ठीक हो गया? जी। अच्छा, ये आपके सिर्फ फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, यानी टाइप्स और टॉपिक्स हैं जो आपने IGCSE में पूरे पढ़ने हैं। अब जब आप इसमें एडवांस लेवल पे जाओगे ना बेटा, यानी ए लेवल्स में, तो वहां पर भी यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशंस हैं। एडवांस लेवल है तो वो थोड़े से आगे लेवल्स पे जाते हैं, और जब आप ओ लेवल में पढ़ते हो तो यही टॉपिक्स हैं, बट इसमें थोड़ा सा हमें लिटिल बिट थोड़ा सा हमें इसको यानी शॉर्ट समझ लें या ये समझ लें एक्सप्लेनेशंस कम है, वर्डिंग कम है, इस तरह की कोई चीजें हैं। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब ये जो है आपके पास जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से यानी टोटल आपके पास कितनी टाइप होगी? 6 टाइप्स होगी। जैसे टाइप 1 में 8 टॉपिक हैं, टाइप 2 में 3 टॉपिक्स हैं, टाइप 3 में वेव्स में आपके पास 4 टॉपिक्स हो गए। तो ये आपके पास मैग्नेटिज्म आ गया, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया। इस तरह ये टोटल अगर सब टॉपिक्स मिला के किए जाएं तो ये तकरीबन 32 टॉपिक्स बनते हैं हमारे पास। और उन तमाम टॉपिक्स में से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ सकें। अच्छा, एक और चीज जहन में याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चंस जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना स्कूल के अंदर, आपसे कॉलेज के अंदर वैसे क्वेश्चन लिए जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके कोई मायने नहीं रखते। मायने मतलब ये हो गया कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाती आपसे, बस इक्का दुक्का एक्सप्लेनेशन आ सकती हैं। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रक्चर क्वेश्चन का मतलब होता है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उन्होंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होते हैं और कुछ आपको फाइंड आउट करने होते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो बुक है
आप, मुझे नहीं पता कौन सी बुक यूज कर रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है। मेरे पास ये सब टॉपिक मौजूद है और इस सब टॉपिक के अंदर मुझे कुछ प्लेटफॉर्म दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेशन दी गई है कि मुझे इसमें ये पढ़ना है। अब हर एक बुक में हर एक चीज मौजूद नहीं है। सम टाइम एक टीचर जो होता है वो 3 से 4 बुक एक साथ लेके चल रहा होता है। सम टाइम टीचर जो होता है वो एक बुक को ही लेके चल रहा होता है। तो वो डिपेंड अपॉन द टीचर है कि टीचर कौन सा है आपको और आपको कैसे कर रहा है। अब जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये प्रेफर करता हूं कि यहाँ पर कोई बुक नहीं है, तो जब बुक नहीं है तो मैं कहीं से भी वो टॉपिक कवर करूं, मुझे उसके अंदर जो चीजें दी गई है वो कवर करनी। जैसे कि एक बड़ी एग्जांपल देता हूं। बड़ी एग्जांपल क्या है, आप आ जाओ अपनी बुक के अंदर, तो बुक के अंदर मोमेंटम का टॉपिक कहीं है ही नहीं। फिजिक्स मैटर उठा लो, उसमें मोमेंटम है ही नहीं। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स उठा लो, उसमें मोमेंटम मिल जाएगा आपको, उसमें आपकी टर्निंग इफेक्ट्स नहीं है। इसी तरह बहुत सी बुक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ नहीं है। बहुत सी बुक्स में टॉपिक्स मौजूद हैं लेकिन उसके सब टॉपिक कंप्लीट नहीं है। बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिसमें सब टॉपिक भी कंप्लीट है लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी गिवन है। तो हमें एक्स्ट्रा कोई चीज बेनिफिट्स नहीं करने, बल्कि हमें क्या करना है, हमने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लेके चलना है और सिलेबस के अंदर जो कुछ मौजूद है हमें वही चीज टच करनी है। जी। आई वुड लाइक टू शेयर द सिलेबस ऑफ योर 5054। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे मैं आपका सिलेबस ऐड अप कर रहा हूं। उस सिलेबस को एक बार टच कर लीजिएगा और उसको देख जरूर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें मुझे कहां कहां से फाइंड आउट करनी है। ये आपका 23-25 यानी 2023 से लेकर 2025 तक का सिलेबस है। इसमें टोटल आपने ये चीजें कवर करनी है। आप अभी इस टाइम कौन से ग्रेड पे हो? जी। आप 10th ग्रेड में हो, 9 में हो? ओ लेवल के कौन से ग्रेड में हो आप? 9। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया आप जो पेपर दोगे 9 में, तो 9 का हो गया आपने 24 में 9th का दोगे, 25 में 10th का दोगे। आपका ये सिलेबस तो होगा, ठीक है। अब ये नहीं पता नेक्स्ट ईयर एक और सिलेबस आएगा, नेक्स्ट ईयर एक और सिलेबस आएगा जो 26 के लिए होगा। आप 26 वाला सिलेबस फॉलो अप करोगे, लेकिन टिल नाउ आप यही वाला सिलेबस फाइंड। सर, जी अभी तो मैं 10 में चली गई हूँ, तो अब फिर तो मेरा हाँ, 2000। अगर आप ऑलरेडी 10th ग्रेड में चले गए हो तो इसका मतलब है आप 25 को फॉलो करोगे। जी। तो अभी 9th वाले हैं ना, 9th ग्रेड, ओ लेवल 9th ग्रेड, वो क्या जी। करेंगे, वो करेंगे 26 को फॉलो, क्योंकि उनका 26 में पेपर होना है और वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। यानी अभी जैसे ही मई जून खत्म होगा ना, पेपर आएगा, पेपर से अक्टूबर नवंबर हो जाएगा तो वो आ जाएगा आपके पास। तो आपका जो सिलेबस है वो 25 को फॉलो करना है, यही वाला जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो जो पेपर शेयर हुआ है, जो थोड़ा सा मैं यहां भी शेयर कर देता हूं आपके साथ, कि इसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यानी ये नहीं है कि जी बस एक ही चीज है और मैंने उसी को लेके चलना है और वही चीजें फॉलो अप करनी है। मेरे पास डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मटेरियल मौजूद है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं नोट्स दूं, जरूरी नहीं है जो चीज आपका टीचर नोट्स दे आप उसी को फॉलो करो। नहीं, इंस्ट्रक्शन जरूर उनसे लो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कहीं से भी उसको लेके कहीं से भी उसको आप कवर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपके सामने आपका सिलेबस ओपन कर रहा हूं, उस सिलेबस में कुछ चीजें बता देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है। मेरे पास आपका, जस्ट वेट, मैं आपका ये ओपन कर दूं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है, शेयर हो गया जी बेटा, शेयर हो गया। जी। अच्छा, ये देखो सबसे पहले ओवरलुक यहां पर आपके पास किसका है, आपके पेपर 1 एमसीक्यूज, उसमें 1 आवर है 40 मिनट से, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया 30% है। पेपर 2 थ्योरी पेपर है, 1 आवर एंड 45 मिनट्स है, 80 मार्क्स है, पहले ये 70 का होता था। और आपके पास हम पेपर 4 देते हैं ऑल्टरनेट टू द प्रैक्टिकल, तो 40 मार्क्स का है, 1 आवर उसकी टाइमिंग है और सिर्फ 20% है। इसके बाद आ जाओ,
अब देखो ये आपके पास सिलेबस है, अब सिलेबस में जरा गौर से देखना। आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपने फिजिकल क्वांटिटीज में कवर क्या करना है? कवर ये ऑब्जेक्ट्स करने हैं, वो कहीं से भी आप करो। जैसे फर्स्ट है डिस्क्राइब हाउ टू मेजर अ वेराइटी ऑफ लेंथ विद अप्रोक्सीमेट प्रिसिशन यूजिंग टेप, रूलर एंड माइक्रोमीटर। यहां बच्चे वर्नियल कैलिपर को भी पढ़ते हैं। वर्नियल कैलिपर पहले था, अब खत्म कर दिया गया, लेकिन वर्नियल कैलिपर अप्रोक्सीमेट में आता है, यानी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दी जाती हैं, एक लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, तो किस स्केल से करेंगे, कौन सी चीज को यूज करते हुए करेंगे, वो आपने डिस्क्राइब करना। उसके बाद है डिस्क्राइब जी हाउ टू यूज द मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एंड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये आपने कवर करना है, तो वो आप मेरे नोट से करो, वो आप अपने टीचर के नोट से करो, जो स्कूल टीचर्स हैं, जो आपके कॉलेज टीचर हैं उसके करो, कहीं नेट से करो, कहीं जी आप अपने खुद नोट्स बनाओ, एक्सप्लेनेशन जो हो रही है उसको समझ के नोट्स बनाओ। करने आपने हैं, वो आपने कंफर्टेबिलिटी देखनी है, किसी बुक से उठा के करो। अगर बुक में सिर्फ ये चीज मौजूद है तो उसको कवर करना है आपने, इसके अलावा उसमें क्या है उसको कवर नहीं करना। जी ठीक हो गया? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये पूरा सिलेबस आउटलाइंस है। ये पूरे सिलेबस आउटलाइन के अंदर आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं कि आपने क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं। जैसे देखो मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर डिफाइन द मोमेंटम एंड यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। फिर डिफाइन इम्पल्स, इम्पल्स को लो और उसका फॉर्मूला बताओ। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको डिस्कस करो। एंड द रिजल्टेंट फोर्स विल बी दिस, इसको लेके आओ। बस उसके अलावा आपने मोमेंटम में और कोई चीज कवर नहीं करनी। हालांकि मोमेंटम में बहुत से केसेस हैं, आप जब ए लेवल में जाओगे और वहां मोमेंटम को करोगे तो आप हैरान रह जाओगे, यार ये मोमेंटम ये भी था, क्योंकि वहां 2 डायमेंशन में भी होता है, यहां आपने सिर्फ 1 डायमेंशन में पढ़ना है। 1 डायमेंशन में आपने कवर करना है कि 1 डायमेंशन में मोमेंटम पे कैसे काम होता है। ठीक हो गया बेटा? तो आई होप कि आपने पेपर अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी कि पेपर 1 में, सॉरी फिजिक्स 5054 में और 0625 में क्या फर्क है और कैसे हम चेंजिंग कर सकते हैं, और उसमें हम क्या चीजें इंक्लूड करेंगे और कहां से कैसे कवर करेंगे, सिलेबस हमारा क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर के क्वेश्चनिंग क्या है, और उसको अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता है। क्लियर होगी जी बात? जी आज के लिए इतना काफी है। जी चलो ठीक है, इंशाल्लाह तो वी मीट इन नेक्स्ट क्लास।